हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है अभी फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड्स किन्हें बोलते हैं अभी? हाँ, जो व्हाट आर फ्लूइड्स? तो फ्लूइड्स उन्हें बोलते हैं भी जो फ्लो कर सकते हैं, द मटेरियल्स विच कैन फ्लो। तो दोज आर नोन एज फ्लूइड्स। तो फिर इसमें दोनों आ जाएंगे, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। तो लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर नोन एज फ्लूइड्स। बट इस चैप्टर में मेनली हम लिक्विड्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है, मेनली अबाउट लिक्विड्स। तो भी फ्लूइड मैकेनिक्स के इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रोस्टैटिक्स and second is hydrodynamics. So in hydrostatics we study about liquids at rest. Liquids at rest. And in hydrodynamics we study about liquids in motion. So first we take hydrostatics. So we hydrostatics. So here we will study about liquids at rest. ठीक है भी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है भी कि जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो जिस सरफेस के कांटेक्ट में होता है उस पे एक प्रेशर या फोर्स लगाता है उसके ऊपर। तो फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड्स में दोनों ही आ गए, लिक्विड्स और गैसेस। तो फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी फोर्स ऑन द सरफेस with which these are in contact. And this force या thrust जो भी है, and this force मतलब फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है, फ्लूइड्स एट रेस्ट exert thrust on the surface with which these are in contact, and this force is perpendicular to the surface in contact. जैसे मान लो ये कोई हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई जैसे मान लो ये, और हमने इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया इसके अंदर। तो देखो जो लिक्विड है ये, एक तो ये बॉटम सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और ये साइड वॉल्स के साथ कांटेक्ट में है। तो फिर बॉटम सरफेस पे ये फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड,
और ये जो फोर्स होगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और ऐसे ही वॉल्स पे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, यानी लिक्विड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा भी इसके ऊपर। अगर आप जो ये कंटेनर है इसकी शेप को थोड़ा चेंज कर दो, मतलब शेप को कुछ ऐसे कर दो, अगर जैसे राउंड शेप कर दो कुछ, जैसे पिक्चर होता है मटका होता है जैसे, और मान लो आपने इसमें यहाँ तक लिक्विड भर दिया कुछ, तो फिर जहाँ पे भी ये कांटेक्ट में होगा भी, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, लाइक दिस, ठीक है भी। अगर मान लो कंटेनर की शेप कुछ ऐसे ले लिया आपने, और इसमें आपने यहाँ तक लिक्विड भर दिया, तो फिर जो बॉटम सरफेस है इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा फोर्स, यहाँ पे ऐसे लगेगा भी, और यहाँ पे फिर इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा फोर्स, और यहाँ पे ऐसे लगेगा भी। मतलब क्या हुआ कि लिक्विड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है भी। अगर आप लिक्विड में कोई चीज इमर्स कर दो लाइक दिस, मान लो आपने कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स कर दी, तो फिर जो लिक्विड है भी वो इस बॉडी पे भी फोर्स लगाएगा ऐसे, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है भी। तो ये कंसेप्ट है इसके अंदर भी। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम कि जो लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, सरफेस के पैरेलल उसका कंपोनेंट 0 होगा। तो इसका प्रूफ क्या है अभी, अब इसका देखो। तो इसका प्रूफ देखो ऐसे करेंगे, मान लो हमने किसी कंटेनर में लिक्विड लिया, तो चलो मान लेते हैं कि लिक्विड जो है भी वो इसके बॉटम सरफेस पे कुछ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल थीटा विद द सरफेस। तो we let liquid applies force on container on bottom of container at some angle theta। तो फिर जो थर्ड लॉ से भी जो कंटेनर है बॉक्स का, मतलब सॉरी जो सरफेस है कंटेनर का बॉटम जो है,
तो थर्ड लॉ से फिर जो कंटेनर का बॉटम है वो लिक्विड पे ऐसे फोर्स लगाएगा भी। तो ये वाला फोर्स है बाई कंटेनर ऑन लिक्विड। ठीक है भी, तो अगर लिक्विड मान लो कंटेनर पे ऐसे फोर्स लगा रहा है तो फिर कंटेनर भी लिक्विड पे थर्ड लॉ से इसके उल्टी डायरेक्शन में कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स के कंपोनेंट करो तो ये कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा और ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। बट एफ कोस थीटा शुड बी 0, क्योंकि अगर एफ कोस थीटा 0 नहीं होगा then liquid will start flowing parallel to the surface. Otherwise liquid will start flowing. Liquid will start flowing parallel to the bottom surface of container. ठीक है भी, लेकिन हम यहाँ पे बोल चुके हैं कि लिक्विड सेट रेस्ट, वी आर स्टडिंग लिक्विड सेट रेस्ट, यानी लिक्विड यहाँ पे रेस्ट पे है, हमने पहले ये माना हुआ है। तो लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो फिर एफ कोस थीटा 0 होना चाहिए। एफ कोस थीटा 0 है तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा 0 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू फिर आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये इसका प्रूफ हो गया भी। ठीक है, इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। तो प्रेशर का तो आपको पता ही है क्या होता है भी। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर की यूनिट जो होती है भी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, या इसको पास्कल भी बोल देते हैं भी। तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही की बात है। ठीक है, अच्छा भी प्रेशर क्या होता है भी, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है भी। देखो प्रेशर की डायरेक्शन हम किसी पॉइंट पे फिक्स नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लो अगर हमने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, हमने कोई लिक्विड लिया मान लो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दैट प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दैट प्रेशर एट दिस पॉइंट। सो वी कांट फिक्स a particular direction of pressure at this point। वो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे एरिया कैसे लिया है। मान लो अगर कोई आप एक एरिया ले लो, कोई जैसे कोई पत्ती सी ले लो कोई, अगर आप इस पत्ती को यहाँ रखते हो, आपने इसको ऐसे रखा तो प्रेशर ऐसे लगेगा। आपने इसको मान लो ऐसे रखा एंगल पे तो प्रेशर ऐसे लगेगा। आपने ऐसे रखा तो प्रेशर ऐसे लगेगा। तो बेसिकली जो डायरेक्शन होगी प्रेशर की वो डिपेंड करेगी कि हाउ हैव यू होल्ड द एरिया ओवर देयर, कि आपने एरिया को कैसे पकड़ा हुआ है वहां पे। जैसे यहाँ पे प्रेशर इस तरफ लगेगा, यहाँ पे प्रेशर या फोर्स इस तरफ लगेगा, यहाँ पे इस तरफ लगेगा। ठीक है भी,
तो इसलिए प्रेशर को फिर हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते, तो प्रेशर को हम एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि फिर ये वेक्टर रूल्स वगैरह को ओबे नहीं करेगा ये, ठीक है। So at any point pressure depends on the area of cross section selected. At any point direction of pressure depends upon the area selected. Depends upon the orientation of area, कि आपने एरिया किस तरह से पकड़ा हुआ है। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लो ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये वाला, तो फ्री सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, भी एटमॉस्फेयर अबव द फ्री सरफेस, तो ये भी जो एटमॉस्फेयर है ये भी इस फ्री सरफेस के ऊपर ऐसे एक प्रेशर या फोर्स लगाता है भी। तो एटमॉस्फेयर अबव द फ्री सरफेस of liquid exerts a force on the surface of liquid which is perpendicular to the surface of liquid. और ये फोर्स भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, which is perpendicular to the surface of liquid. तो इसको भी हम सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं भी, कि अगर मान लो जैसे लिक्विड का ये फ्री सरफेस है, तो चलो मान लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है ऊपर, वो इस पे किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा है, किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगा रहा है। तो फिर इस फोर्स के कंपोनेंट कर दो भी, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। बट अगेन एफ कोस थीटा शुड बी जीरो, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है फोर्स का वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं होगा तो फिर लिक्विड यहाँ फ्लो करेगा अलोंग दी सरफेस। बट एफ कोस थीटा शुड बी जीरो, otherwise liquid will flow parallel to the surface. तो फिर यहाँ से cos थीटा जीरो आ जाएगा भी, यानी थीटा आ जाएगा 90 डिग्री।
तो फिर ये फोर्स भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है भी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर इन ए लिक्विड एट ए डेप्थ h। pressure in a liquid at a depth h। सपोज हमने किसी कंटेनर के अंदर एक लिक्विड लिया अभी, and suppose area of cross section of this container is a, और हमने इसमें जो लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी है सपोज रो। तो रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। and suppose atmospheric pressure is P naught, then what is the pressure in inside the liquid at a depth h। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया डेप्थ h पे, मान लो ये पॉइंट है कुछ p पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट m ले लो, सॉरी m। तो व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट m, तो ये हमने निकालना है अभी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे देखो भी। तो व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट m, तो इसके लिए भी देखो, अगर मान लो हम लिक्विड के इस पार्ट का अगर FBD बनाएं, लिक्विड के इस पार्ट का FBD बनाएं अगर हम, मतलब इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे। तो यहाँ प्रेशर हमने P मान लिया पॉइंट M पे, तो अगर इसका अलग से डायग्राम बनाएं इस पार्ट का, इसकी ये जो हाइट है ये h है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a, और इस लिक्विड का मास m मान लो अगर, तो इसका मास हो जाएगा भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। तो ये इसका मास हो जाएगा। तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे देखो भी। नंबर एक तो इसका वेट लग जाएगा नीचे mg, और अगर यहाँ प्रेशर P है भी, तो नीचे से प्रेशर का फोर्स आएगा, और ये फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स आएगा,
और ये फोर्स हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। इसके अलावा जो लिक्विड है अभी वो जो साइड वॉल्स पे ऐसे फोर्स लगाएगा लिक्विड कंटेनर पे, तो फिर थर्ड लॉ से जो कंटेनर है तो वो भी इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। ये फोर्सेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे तो ये तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे भी, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी अगर फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो जैसे पी ए ऊपर लग रहा है, हाँ जी, पी ए ऊपर लग रहा है और एम जी और पी नोट ए नीचे लग रही हैं, तो फिर पी ए इन दोनों को बैलेंस करेगा तो क्या इक्वेशन आएगी? पी ए इक्वल टू पी नोट ए प्लस एम जी, और फिर एम की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, तो एम की वैल्यू है रो ए एच इंटू जी। ए से कट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी पी नोट प्लस रो जी एच, तो ये आपका आंसर आ गया अभी। सो दिस इज प्रेशर एट पॉइंट एम, पी नोट प्लस रो जी एच, ठीक है भी। नाउ दिस प्रेशर इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। ये जो पी नोट प्रेशर है भी ये है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और जो ये प्रेशर है रो जी एच, दिस इज ड्यू टू लिक्विड। ये लिक्विड की वजह से है और ये एटमॉस्फेयर की वजह से है भी, और ये फिर नेट प्रेशर हो गया इस पॉइंट पे। मतलब जो प्रेशर है भी ये दो पार्ट्स की वजह से आएगा। ऊपर जो एटमॉस्फेयर है तो ये भी अपना मतलब इस पे फोर्स लगाता है, और जो लिक्विड है इसके वेट की वजह से भी फोर्स आएगा, तो नेट प्रेशर इस पॉइंट पे इन दोनों का जो सम होगा उसकी वजह से आएगा, ठीक है। तो फिर जो ये पी है ये नेट प्रेशर हो गया भी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब ये नेट प्रेशर है पॉइंट एम पे, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दो तो उसको बोलते हैं भी गेज प्रेशर। गेज प्रेशर तो ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी पी माइनस पी नोट। तो फिर इस केस में पी माइनस पी नोट की वैल्यू आ जाएगी रो जी एच, यानी लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर है यहाँ पे, मतलब केवल लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा गेज प्रेशर, ठीक है भी। तो जैसे भी जो व्हीकल के टायर्स वगैरह होते हैं उनमें जो हवा भरते हैं हम टायर्स में, और हम बोलते हैं कि इस टायर में इतना प्रेशर है, 35 है, 32 है, 25 है, ऐसे बोलते हैं अभी हम। तो वो जो प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर होता है, जो हम प्रेशर मेजर करते हैं अभी टायर्स में। सो दैट इज बेसिकली गेज प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर से कितना ज़्यादा प्रेशर है अंदर। तो गेज प्रेशर का मतलब हुआ कि वो प्रेशर एटमॉस्फेयर से कितना ज़्यादा है अभी, ठीक है। तो जो भी हमारे जो प्रेशर मीटर होते हैं जो प्रेशर मेजर करते हैं पेट्रोल पंप पे, जो प्रेशर मेजर करते हैं,
तो वो गेज प्रेशर मेजर करते हैं कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में टायर्स में कितना प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है भी। अच्छा, अभी इसके अलावा अगर मान लो ये जो कंटेनर है, ये पूरा का पूरा कंटेनर अगर किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाए तब क्या होगा अभी? इफ द होल कंटेनर moves up with some acceleration a, तो फिर इसमें अब एक्सेलरेशन आ जाएगी और अब इक्वेशन लग जाएगी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स यहाँ पे बनेगा पी ए माइनस पी नोट ए माइनस एम जी इक्वल टू एम में। तो यहाँ से आ जाएगा पी ए इक्वल टू पी नोट ए प्लस एम इंटू जी प्लस ए। और फिर एम की वैल्यू पुट कर दो भी। एम की वैल्यू थी रो ए एच रो ए एच, तो भी ए से कट जाएगा। तो फिर पी आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच। तो पहले हमारा फार्मूला आया था भी पी नॉट प्लस रो जी एच। अब क्या आ रहा है? पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच, यानी जी की जगह पे आ जाएगा जी प्लस ए। तो एक तरह से इसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो जी प्लस ए हो जाएगी। मतलब जहाँ पे भी जी आ रहा होगा तो जी को जी प्लस ए से रिप्लेस कर दो भी। ठीक है, तो फिर ये प्रेशर आ जाएगा। और अगर मान लो जो ये कंटेनर है इसका फ्री फॉल हो जाए, अगर इफ कंटेनर फॉल्स फ्रीली, तो फिर इसकी एक्सेलरेशन ए हो जाएगी नीचे की तरफ। मतलब एक्सेलरेशन ए हो जाएगी जी के बराबर नीचे की तरफ। तो फिर यहाँ पर ए को माइनस जी पुट कर दोगी, तो पुट ए इक्वल टू माइनस जी। तो क्या आ जाएगा अभी? ये तो कट जाएगा, तो पी की वैल्यू पी नोट आ जाएगी यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर हर जगह पे पी नोट हो जाएगा इनसाइड दी कंटेनर। यानी अब एच वाली टर्म तो यहाँ पे खत्म हो गई, तो पी इक्वल टू पी नोट आ गया, यानी प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। तो फिर क्या होगा भी? तो इसके हर पॉइंट पे अंदर, तो हर पॉइंट पे प्रेशर पी नोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड कंटेनर एवरीवेयर विल बिकम पी नोट। तो प्रेशर एवरीवेयर इनसाइड कंटेनर becomes P नोट। अच्छा, भी इसके बाद प्रेशर को हम कई बार हाइट की टर्म में ही मेजर करते हैं अभी। जैसे मान लो
कहीं पे लिखा हुआ है कि मान लो जैसे ये कोई कंटेनर है, मान लो हमने इसमें वाटर भर दिया अभी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया और मान लो ये एच है सपोज 10 सेंटीमीटर, तो कितना प्रेशर होगा अभी यहाँ पे वाटर की वजह से, मतलब लिक्विड लिक्विड की वजह से यहाँ प्रेशर होगा रो जी एच। ठीक है, रो जी एच होगा प्रेशर। तो इसकी वैल्यू आएगी रो की वैल्यू रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10/100। तो ये आ जाएगा भी 1000 पास्कल या 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर को कि 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो हम प्रेशर 1000 पास्कल लिखें या 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिखें, तो एक ही बात है भी। ठीक है भी। तो अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि प्रेशर इज h सेंटीमीटर ऑफ दैट लिक्विड, तो उसे आप चाहो तो फिर पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है कि प्रेशर इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो इसको पास्कल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो फार्मूला हो जाएगा रो जी एच। अब यहाँ पे रो डेंसिटी आ जाएगी मरकरी की, तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो और एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20/100। तो ये आ जाएगा भी 270 पास्कल। ठीक है। तो आप प्रेशर को ऐसे लिखो 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिखो या 270 पास्कल लिखो, एक ही बात है भी। तो प्रेशर को हम हाइट की टर्म में भी लिखते हैं भी कई बार, उससे बाद में आपने कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो बाय अप्लाइंग द फार्मूला रो जी एच। ठीक है भी। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट है अब कि प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है हमारे पास, and suppose we take some liquid inside this. Density of liquid is suppose rho. तो अगर मान लो एक पॉइंट हम यहाँ पे लें और एक पॉइंट यहाँ पे लें, दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट्स का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सेम है, तो फिर प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा।
मतलब अगर यहाँ प्रेशर P1 मान लेते हैं और यहाँ प्रेशर P2 मान लेते हैं, देन प्रूव दैट P1 इज इक्वल टू P2। प्रूव दैट P1 इज इक्वल टू P2। तो ये आप कैसे प्रूव करोगे भी? तो देखो, इसको प्रूव करने का तरीका ये है, अगर हम यहाँ पे एक पतला सा सिलेंडर ले लें, लिक्विड का सिलेंडर, consider a cylinder of liquid itself like this। और इस पे जो फोर्स लगेंगे, मान लो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए, तो फिर जो इसका लेफ्ट फेस है भी, इस पे जो फोर्स आएगा प्रेशर की वजह से, तो ये फोर्स आएगा इस तरफ, और ये फोर्स हो जाएगा P1 इंटू ए। और जो इसका राइट फेस है, इस पे फोर्स आएगा इस तरफ, और ये फोर्स होगा P2 इंटू ए। बाकी वर्टिकल में फोर्स आएंगे वो बैलेंस हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस को बैलेंस कर दो, यानी तो फिर यहाँ से आ जाएगा P1A इक्वल टू P2A। तो ए से कट जाएगा, तो यानी P1 इक्वल टू P2। ठीक है भी? तो जैसे भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसमें, मान लो अगर हम कोई इस तरह की शेप का कोई कंटेनर लें, और मान लो इसमें यहाँ तक लिक्विड भर दें हम, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। और एक पॉइंट यहाँ पे ले, पॉइंट 1, और एक पॉइंट यहाँ पे ले, पॉइंट 2। पॉइंट 1 का डेप्थ यहाँ से H1 है सपोज, और पॉइंट 2 का डेप्थ यहाँ से H2 है। तो प्रेशर भी पॉइंट 1 और 2 पे कितना होगा, कितना कितना होगा? क्या प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा या डिफरेंट होगा भी? हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है भी। हाँ जी, व्हाट यू से अबाउट प्रेशर्स एट पॉइंट 1 एंड 2, सेम होगा या डिफरेंट होगा? हाँ जी, बताओ भाई। हाँ दिनाक्ष, आप बताओ। तो ठीक है भी, प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा भी, क्योंकि पॉइंट 1 और 2 का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। ठीक है, तो प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा, P1 इक्वल टू P2। और वैल्यू क्या होगी प्रेशर की भी? जैसे प्रेशर होता है P0 प्लस रो GH।
इसमें जो H होती है वो फ्री सरफेस से डेप्थ होती है अभी, तो ये फ्री सरफेस है लिक्विड का जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ से डेप्थ 0.1 की भी H1 डेप्थ है और 0.2 की डेप्थ भी फ्री सरफेस से H1 है। तो हमने H2 नहीं देखना भी, हमने फ्री सरफेस से डेप्थ देखनी होती है। तो डेप्थ दोनों ही पॉइंट्स की फ्री सरफेस से H1 है, ठीक है। तो फिर प्रेशर हो जाएगा दोनों पॉइंट्स पे P0 प्लस रो जी H1। अच्छा, भी इसके अलावा अगला जो कंसेप्ट है, सपोज अगर मैं दो टाइप के कंटेनर लूँ, एक थोड़ा नैरो और एक थोड़ा वाइड, और दोनों में सेम लेवल तक लिक्विड भर दिया, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, A1 A2 एंड A2 इज ग्रेटर देन A1, और मैं सेम डेप्थ पे एक पॉइंट यहाँ लूँ एक पॉइंट यहाँ लूँ, तो क्या प्रेशर दोनों में सेम होगा भी या डिफरेंट होगा प्रेशर दोनों में? हाँ जी, प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा भी या डिफरेंट होगा भी? तो प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे सेम होगा भी, क्योंकि प्रेशर होता है जैसे P0 प्लस रो जी एच। तो इसमें जो एरिया है कंटेनर का वो तो नहीं आता ना भी, वो तो कट जाता है दोनों तरफ से। तो प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो वो केवल डेप्थ पे डिपेंड करेगा, डेप्थ कितनी है उसकी फ्री सरफेस से। तो प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटेनर। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मान लो जैसे भी लिक्विड के अंदर अगर दो पॉइंट्स ले लें, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दोनों के बीच डेप्थ H है भी। पॉइंट 1 पे प्रेशर मान लो P1 है, पॉइंट 1 पे प्रेशर मान लो P2 है। तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा भी? पॉइंट 1 पे ज़्यादा होगा या पॉइंट 2 पे ज़्यादा होगा? हाँ जी, प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा भी? जैसे प्रेशर का फार्मूला है P0 प्लस रो जी एच। तो यानी डेप्थ अगर ज़्यादा होगी किसी पॉइंट की तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी मोर इज डेप्थ मोर इज प्रेशर। तो दैट मीन्स प्रेशर पॉइंट 2 पे ज़्यादा होगा भी। तो फिर इनका डिफरेंस कितना होगा भी? व्हाट इज P2 माइनस P1? मान लो पॉइंट 1 की डेप्थ फ्री सरफेस से H1 है, तो फिर पॉइंट 1 पे प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो हो जाएगा P0 प्लस रो जी H1, और पॉइंट 2 की डेप्थ H2 है भी फ्री सरफेस से, तो फिर पॉइंट 2 का प्रेशर हो जाएगा P2, P0 प्लस रो जी H2, और आपस में माइनस कर दो तो P2 माइनस P1 आ जाएगा, P0 तो कट जाएगा भी, ये आएगा रो जी H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 H के बराबर हो जाएगा भी। तो फिर यहाँ से जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा दोनों पॉइंट्स में,
तो ये हो जाएगा रो जी इंटू एच। तो ये फार्मूला आ जाएगा अभी, ठीक है भी। हाँ, भी समझ आ गई सभी को यहाँ से। अब थोड़ा भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लगता है, क्यों लगता है? तो जैसे मान लो ये अर्थ है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फियर। ठीक है, मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फियर है भी। तो उसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं, तो बेसिकली क्या है, जो अर्थ की ग्रेविटी है अभी, तो अर्थ की ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को नीचे पुल करती है सेंटर की तरफ। तो इन पे ऐसे फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो फिर इस वजह से प्रेशर आता है अभी, ठीक है। जब हम हाइट पे जाते हैं, जैसे माउंटेन्स पे जाते हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है अभी। उसका क्या कारण है प्रेशर कम होने का? क्योंकि जैसे अभी हमने कंसेप्ट किया ना, अभी मोर इज द डेप्थ मोर इज द प्रेशर। तो जैसे मान लो अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं, अगर हम यहाँ पे हैं मान लो, तो हमारे ऊपर जो पूरा एटमॉस्फेयर है, तो ये हमें दबा रहा होगा अभी। तो यहाँ जो प्रेशर आएगा वो पूरे एटमॉस्फेयर की वजह से आएगा। अब मान लो हम हाइट पे चले गए, हम यहाँ पे चले गए, माउंटेन्स पे चले गए यहाँ पे, तो फिर यहाँ जो प्रेशर आएगा वो इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होगा, यानी इतना इतना पार्ट, इसकी वजह से प्रेशर आएगा, ठीक है जी। और ऊपर चले जाएंगे तो उसके ऊपर का जो पार्ट होगा एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से प्रेशर आएगा। तो फिर प्रेशर जो मैक्सिमम होता है वो सी लेवल पे प्रेशर इज मैक्सिमम, क्योंकि उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है सारा का सारा, वो उस पर प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। तो यह भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि किस वजह से आता है ये। अब इसको मेजर कैसे करते हैं अभी, हाउ टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो उसके लिए भी एक ये एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं टोरिसेलिस एक्सपेरिमेंट। टोरिसेलिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है देखो, तो जो बैरोमीटर होता है अभी, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर इज द डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बैरोमीटर कैसे काम करता है देखो अभी। एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर होता है अभी किसी गैस का प्रेशर मेजर करना हो अगर, टू मेजर द प्रेशर ऑफ सम गैस। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर। तो देखो ये क्या होता है, एक मरकरी, एक टब ले लेते हैं अभी हम, एक टब जो कि मरकरी से फिल होता है। तो टेक अ टब फिल्ड विद मरकरी।
तो मान लो हमने ये टब ले लिया जिसमें मरकरी भरा हुआ है, एंड यू नो द डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है इसकी भी, इवन मोर देन आयरन। आयरन की करीबन 8,000 के आसपास होती है। और फिर एक ट्यूब ले लो भी, ग्लास की ट्यूब, करीबन 1 मीटर लॉन्ग। जो एक तरफ से ओपन हो और एक तरफ से क्लोज हो। तो इसकी लेंथ है सपोज करीबन 1 मीटर। इसको पूरा भर दो मरकरी से भी, तो फिल इट कंप्लीटली विद मरकरी। और फिर इस ट्यूब को यहाँ से कवर करके और इसको इन्वर्ट करके उल्टा करके इसमें डाल दो भी ऐसे। इसके अंदर इमर्स कर दो इसको। और फिर जो कवर आपने किया था इसको हटा लो भी यहाँ से। इसका कवर यहाँ से हटा लिया तो मरकरी लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा और एक लेवल पे आके मरकरी स्टेबल हो जाएगा भी। ठीक है, यहाँ से मरकरी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा जब यहाँ से कवर हटाओगे। और एक हाई टच पे, किसी हाई टच पे आके ये लेवल स्टेबल हो जाएगा भी। तो ये लेवल कहाँ पे स्टेबल होगा भी, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो बेसिकली अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लें, इसके ऊपर ये वैक्यूम होगा भी। या इसमें थोड़े बहुत मरकरी वेपर्स हो सकते हैं यहाँ पे, देयर में भी स्मॉल मरकरी वेपर्स, बट अदरवाइज यहाँ पे वैक्यूम होगा। तो देखो अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लें और एक पॉइंट यहाँ पे लें, तो पॉइंट 2 पे प्रेशर आएगा एटमॉस्फेयर की वजह से। तो यहाँ प्रेशर आएगा पॉइंट 2 पे एटमॉस्फेरिक। और पॉइंट 1 पे प्रेशर आएगा भी इसके ऊपर जो मरकरी कॉलम है इसकी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम से तो कोई प्रेशर आएगा नहीं। और डेंसिटी मरकरी की रो है, तो फिर पॉइंट 1 पे जो प्रेशर आएगा वो केवल मरकरी कॉलम की वजह से आएगा। वो आएगा रो मरकरी इंटू जी इंटू एच। और क्योंकि पॉइंट 1 और 2 का हॉरिजेंटल लेवल सेम है भी, तो फिर इन इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 और 2 का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो जब पॉइंट 1 और 2 का प्रेशर सेम हो जाएगा जिस हाइट एच के लिए, तो वहां पे ये लेवल स्टेबल हो जाएगा भी। ठीक है भी, मतलब जिस हाइट एच के लिए पॉइंट 1 और 2 का प्रेशर सेम हो जाएगा, तो वहां पे आकर ये लेवल स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर लेवल ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तो फाइनली इन इक्विलिब्रियम P1 इक्वल टू P2। यानी तो यहाँ से P नोट कितना आ जाएगा, तो P नोट आ जाएगा रो मरकरी इंटू जी इंटू एच। ठीक है भी, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। और एच की जो वैल्यू पाई जाती है भी सी लेवल पे, एट सी लेवल,
H is found to be 76 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 76 सेंटीमीटर, तो रो मरकरी 13,600, जी को 9.8 ले लो, H की वैल्यू 76/100, तो ये सॉल्व करके आ जाता है अभी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. So this is the value of atmospheric pressure. That is around 10⁵ Newton per meter square or 10⁵ Pascal. ठीक है भी. So this is how to measure the atmospheric pressure. अच्छा, इसमें क्वेश्चन है भी, हम बैरोमीटर में मरकरी क्यों लेते हैं? अभी मरकरी इतना कॉस्टली होता है, ये टॉक्सिक भी होता है मरकरी. वाटर क्यों नहीं ले लेते भी? वाटर इज इजीली अवेलेबल. तो व्हाई डोंट वी टेक वाटर, व्हाई वी टेक मरकरी? हाँ जी. सर वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है. टेम्परेचर तो चलो मान लो फिक्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर है. कोलकाता कह रही है मरकरी एक्सपेंड्स. हाँ, क्योंकि डेंसिटी मरकरी की ज़्यादा है तो फिर कम हाइट की ट्यूब चाहिए होगी हमें. इतना ही प्रेशर मेजर करने के लिए लेट्स सी कि कितनी लंबी ट्यूब हमें चाहिए होगी. यानी अगर मान लो हम यहाँ पे वाटर यूज़ कर लें तो फिर फार्मूला बनेगा P0 इक्वल टू रो वाटर इंटू GH, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी 10⁵ है मान लो. जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, जी को चलो 10 ले लेते हैं इंटू H, तो यहाँ से H आ जाएगा 10 मीटर. तो कम से कम 10 मीटर लंबी पाइप आपको चाहिए होगी ग्लास की. अगर आप वाटर यूज़ करते हो तो 10 मीटर तो काफ़ी ज़्यादा होगी ना भी. मतलब कि ये लगा लो कि 2-3 फ्लोर्स के बराबर की आपको चाहिए होगी पाइप. इतनी बड़ी पाइप वैसे टूट जाएगी लाते लाते भी. ठीक है, तो इस करके फिर हम वाटर यूज़ नहीं करते, इस करके हम मरकरी यूज़ करते हैं, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से फिर हाइट कम आएगी इसमें. मतलब हाइट मतलब हमें जो ट्यूब है वो कम हाइट की लेनी पड़ेगी फिर इसमें. ठीक है, तो इस करके हम मरकरी यूज़ करते हैं. अच्छा, अभी इसके अलावा जैसे जब हम स्ट्रॉ वगैरह से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें क्या कंसेप्ट होता है अभी? जैसे मान लो हम कोई ड्रिंक ले रहे हैं कोई ग्लास में, जैसे मान लो स्ट्रॉ है भी ऐसे ही. तो व्हेन वी सक फ्रॉम हेयर, जब यहाँ से हम सक करेंगे भी, हमारा माउथ यहाँ पे होगा, यहाँ से हम सक करेंगे तो क्या होता है, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है यहाँ पे. ठीक है ना, इस पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है. मतलब पॉइंट 1 पे प्रेशर पॉइंट 2 से कम हो जाता है, तो फिर यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर से मतलब प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से फिर लिक्विड इसमें इंटर कर जाता है.
ठीक है भी। तो इसमें ये कंसेप्ट होता है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी हेल्प से ही हम ड्रिंक कर पाते हैं भी। अगर ऊपर से प्रेशर ना पड़े तो फिर हम इसको सक नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अभी, उसका प्रेशर इतना होता है कि वो वाटर को 10 मीटर की हाइट तक उठा सकता है, बस उससे ज़्यादा की हाइट तक नहीं उठा सकता। तो अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो जो स्ट्रॉ है, इसकी लेंथ मान लो 10 मीटर से ज़्यादा की लेंथ है अगर इसकी स्ट्रॉ की, और आप यहाँ से सक कर रहे हो अभी इसको, और इसकी लेंथ ये 10 मीटर से ज़्यादा है, तो इसमें 10 मीटर तक ही आ सकता है वाटर मैक्सिमम, या ड्रिंक जो भी है 10 मीटर की हाइट तक ही मैक्सिमम आ सकती है, उसके ऊपर नहीं आ सकती फिर यहाँ से जितना मर्जी जोर लगा लो इसके ऊपर ये लिक्विड नहीं जाएगा। ठीक है। तो एक तरह से एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से ही हम स्ट्रॉ वगैरह से ड्रिंक ये कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी प्रेशर की कुछ और यूनिट्स होती हैं, जैसे 1 बार कितना होता है अभी? 1 बार इज बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक, which is equal to 10 raised to power 5 Pascal. So this is also unit of pressure bar. इसके अलावा एक यूनिट होती है अभी टॉर, 1 टॉर, ये होता है 1 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल लॉ क्या होता है अभी? तो इसमें ये होता है भी, जैसे मान लो कोई लिक्विड हमने लिया किसी कंटेनर में, और वो चारों तरफ से बंद है, लिक्विड मतलब एनक्लोज्ड है फ्रॉम ऑल साइड्स। उस लिक्विड के अगर मान लो किसी पॉइंट पे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो सेम इंक्रीज इन प्रेशर विल टेक प्लेस एट एवरी अदर पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड आल्सो टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये होता है अभी पास्कल्स लॉ, यानी किसी पॉइंट पे हम कोई प्रेशर बढ़ाएंगे तो सेम इंक्रीज इन प्रेशर हर जगह पे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इट स्टेट्स दैट a change in pressure at any one point of enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all other points of liquid and also to the walls of container.
and also to the walls of container. तो इसका एग्जांपल है, जैसे भी मान लो अगर हम कोई एक बैलून ले लें, जैसे बैलून, मान लो ये कोई एक बैलून दिया हमने, इसको वाटर से भर दिया जैसे भी, और इसको यहाँ से बांध दिया, और इसको वाटर से भर दिया हमने, और फिर यहाँ पे हल्का सा एक पिन होल कर दिया, अगर हल्का सा पिन होल कर दो यहाँ पे कहीं पे, और फिर अगर यहाँ से प्रेस करो इसको भी हाथ से, तो फिर यहाँ से वाटर निकलता है बाहर एकदम। तो ऐसा क्यों भाई? हमने प्रेशर तो यहाँ पे लगाया, तो फिर वाटर यहाँ से क्यों निकला भाई? उसका रीजन ये है कि जो भी हमने चेंज इन प्रेशर यहाँ पे करा, जो भी प्रेशर हमने यहाँ पे लगाया, तो सेम इंक्रीज इन प्रेशर विल टेक प्लेस एट दिस पॉइंट आल्सो, और फिर उस प्रेशर की वजह से, प्रेशर यहाँ बढ़ गया, उसकी वजह से फिर लिक्विड एकदम से बाहर आया। ठीक है भी? सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो समझ आ गई भी सभी को ये? और इसके ऊपर जो बेस्ड है भी, पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ। और इसका यूज होता है भी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। तो इसमें देखो क्या होता है अभी, इट इज मेड ऑफ 2 सिलेंडर्स। इसमें एक सिलेंडर थोड़ा नैरो होता है अभी, और एक सिलेंडर थोड़ा वाइड होता है इसमें। एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय सम पाइप। और बीच में एक वाल्व लगी होती है यहाँ पे, जिसको हम खोल सकते हैं, खोल या बंद कर सकते हैं इसको हम। और एक पिस्टन यहाँ पे, मान लो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, और एक पिस्टन यहाँ पे भी, और सपोज यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, एंड A2 इज मच ग्रेटर देन A1। और इसके ऊपर एक हम प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जैसे कोई हैवी लोड वगैरह उठाना हो, तो यहाँ पे लोड को रख सकते हैं भी हम, कोई भी लोड को रखना है। ठीक है?
तो हम हैवी लोड को इस ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं इससे भी। और यहाँ पे कोई लिक्विड डाल देते हैं, कोई ऑयल वगैरह डाल देते हैं इसमें भी। तो मान लो जब हमने इसको ऊपर उठाना है इसको, तो यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे भी। सपोज यहाँ पे हमने कोई एक फोर्स लगाया इस वाले पिस्टन पे, तो सपोज हमने फोर्स लगाया F1 यहाँ पे। तो फोर्स लगाने से यहाँ नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा भी। कितना प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे? डेल्टा P। तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी F1 अपॉन A1। इतना प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा भी। अब पास्कल लॉ के हिसाब से अब ये वाल्व ओपन है भी, यानी जो ऑयल है वो इसके आर पार जा सकता है। ठीक है, अब ये वाल्व ओपन है ये। तो हमने जब ऐसे फोर्स लगाया तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, सेम increase in pressure will take place at every other point of liquid। तो सेम increase in pressure यहाँ पे भी होगा भी, इस पॉइंट पे इतना ही प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भी इतना ही प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा इस पॉइंट पे। तो फिर यहाँ जो फोर्स जनरेट होगा से F2, तो वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर हमें जो फोर्स मिलेगा F2, वो मिलेगा प्रेशर इनटू एरिया, और यहाँ का एरिया है A2। तो डेल्टा P की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा भी F2 अपॉन F1 इक्वल टू A2 अपॉन A1। और A2 की वैल्यू A1 से काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये 1 से काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से आ जाएगा F2 वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। तो फिर हमें यहाँ पे काफ़ी लार्ज फोर्स मिलेगा भी यहाँ पे F2। सो देन वी कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, यानी यहाँ पे हम कम फोर्स लगा के ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मेन कंसेप्ट होता है इसमें भी। ठीक है भी। तो अच्छा भी इसमें जो अगला कंसेप्ट है वो ये है कि हमने बेशक कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स ऑब्टेन कर लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने वर्क ज़्यादा ऑब्टेन कर लिया है। अगर हम वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग। मतलब देयर इज नो गेन इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो अगर इस चीज़ को प्रूव करना हो हमने, तो वर्क तो हमें उतना ही मिलेगा भी, जितना हमने वर्क लेफ्ट साइड पे किया होगा उतना ही वर्क हमें राइट साइड पे मिला होगा। देखो वो कैसे। मान लो जैसे जब हमने यहाँ पे फोर्स F1 लगाया, तो मान लो ये पिस्टन H1 नीचे आ जाता है। मान लो ये पिस्टन, ठीक है, मान लो ये पिस्टन H1 हाइट नीचे आ जाता है भी। और ये वाला पिस्टन सपोज H2 हाइट ऊपर चला जाता है। ये वाला पिस्टन H2 हाइट ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड पहले यहाँ पे था
वो अब यहाँ पे आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड। यहाँ का वॉल्यूम होगा A1H1 और यहाँ का वॉल्यूम होगा A2H2। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं अभी कि मतलब जो ये वाला लिक्विड है ये तो वहीं पे रहा, यहाँ तक का लिक्विड तो वहीं पे रहा, और ये लिक्विड, ये वाला जो लिक्विड है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया मान लो। तो फिर इन दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, यानी A1H1 इज इक्वल टू A2H2। अब लेफ्ट साइड पे हमने जो वर्क किया अभी, यहाँ पे हमने वर्क किया मान लो W1, तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और राइट साइड में जो वर्क हमें मिला वो हो जाएगा सपोज W2, तो वो हो जाएगा F2 इंटू H2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर ये F2 की वैल्यू पुट कर दो भी, ये वाली F1 A2 अपॉन A1, और S2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ से S2 कितना आएगा, A1H1 अपॉन A2, यहाँ पुट कर दो H2 की वैल्यू। तो A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, ये आ जाएगा F1 इंटू H1 विच इज इक्वल टू W1। ठीक है, तो W2 इक्वल टू W1, यानी जो वर्क हमने यहाँ पे किया उतना ही वर्क हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम फिर भी हैवी लोड्स को लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो गया ना अभी। तो H2 विल बी लेस देन H1। ठीक है भी। Suppose if you take some container, और इसमें कुछ लिक्विड ले लेते हैं अभी। तो अगर मान लो हम इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाएंगे, अगर now this container is accelerated in horizontal direction with some acceleration a, तो इसका लेवल कुछ ऐसे हो जाएगा, भी टेढ़ा हो जाएगा लेवल इसका। तो इसमें जो लिक्विड लेवल है वो ऐसे कुछ टेढ़ा हो जाएगा, भी एंगल थीटा पे टिल्ट हो जाएगा। तो कितने एंगल पे टिल्ट होगा ये कैसे निकालेंगे? पहले तो ये बात समझ आ रही है कि ये लेवल टिल्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ टिल्ट हो जाएगा लेवल ये। अब ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं? अब आपने ये बताना भी एंगल कितना होगा, अगर ऐसे टिल्ट हो जाएगा तो ये एंगल कितना होगा। अब देखो, इसको निकालने के दो तरीके हैं भी। एक मेथड तो ये है कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल ले लें लिक्विड का, तो उस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे। उस मॉलिक्यूल का मास मान लो m है, तो उस पर एक तो उसका वेट लगेगा नीचे mg, और एक इस पे सूडो फोर्स लगेगा भी इस तरफ, एक्सेलरेशन के अपोजिट, और उसकी वैल्यू होगी m इंटू ए। तो फिर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा भी।
ये सूडो फोर्स एम ए, तो दोनों का रिजल्टेंट मान लो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है भी यहाँ पे मॉलिक्यूल पे, लिक्विड के मॉलिक्यूल पे, वो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए भी, जो हमने शुरू में किया था कि लिक्विड सरफेस पे जो नेट फोर्स है वो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो हमने शुरू में किया था अभी। ठीक है, और जो लिक्विड सरफेस है अभी वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेता है कि नेट फोर्स उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो लिक्विड सरफेस ओरिएंट्स इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। तो फिर ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा भी, और फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये एम ए के बराबर होगी ये लेंथ एम ए, और ये एम जी। तो फिर इस ट्रायंगल में टेन थीटा हो जाएगा एम ए अपॉन एम जी। ठीक है, तो टेन थीटा हो जाएगा एम ए अपॉन एम जी। ठीक है, ये जो लेंथ है ये एम ए हो गई, और ये लेंथ एम जी होगी, ट्रायंगल की लेंथ। तो टेन थीटा हो जाएगा एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कट जाएगा, तो टेन थीटा इज ए अपॉन जी। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा भी टेन इनवर्स ए अपॉन जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है करने का भी वो ये है तो मान लो इसका लेवल एंगल थीटा पे टिल्ट हो जाता है, अगर सपोज हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लें भी और एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गई है इसलिए। तो इसलिए प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे अब सेम नहीं होगा। और मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल, और मान लो जो पॉइंट 1 है इसका डेप्थ फ्री सरफेस से h1 है और इसका डेप्थ फ्री सरफेस से h2 है। तो फिर पॉइंट 1 पे प्रेशर हो जाएगा भी पी नॉट प्लस रो जी h1, पॉइंट 2 का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी h2, और फिर यहाँ पर हम एक सिलेंडर ले लिक्विड का जैसे पहले लिया था, टेक अ सिलेंडर ऑफ लिक्विड इटसेल्फ, a thin सिलेंडर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए नॉट है, और इसका जो मास आएगा सिलेंडर का भी लिक्विड का मास m, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। फिर इस पे यहाँ से फोर्स पड़ेगा P1 इंटू ए नॉट, प्रेशर इंटू एरिया, और यहाँ से फोर्स पड़ेगा P2 इंटू एरिया, and the whole container is moving with acceleration a,
So this cylinder is also moving with acceleration a. तो फिर इसकी इक्वेशन लिखें F इक्वल टू एम ए की, तो नेट फोर्स आ जाएगा P1 A नॉट माइनस P2 A नॉट। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, रो A नॉट L यहाँ पे, तो m की वैल्यू पुट करोगे तो A नॉट कैंसिल हो जाएगा भी दोनों तरफ से, तो यहाँ से P1 माइनस P2 आ जाएगा रो A L। ठीक है भी। और P1 और P2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे अगर भी, तो P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, P नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा रो G H1 माइनस H2 इक्वल टू रो AL, तो रो से रो गया, ये एंगल भी थीटा होगा भी, ये लेंथ L के बराबर है, और ये जो हाइट होगी ये वाली हाइट ये होगी H1 माइनस H2 के बराबर। तो इस ट्रायंगल से भी tan थीटा कितना आ जाएगा, इस ट्रायंगल से, व्हाट इज tan थीटा, तो tan थीटा आएगा H1 माइनस H2 अपॉन L। तो यहाँ पे भी H1 माइनस H2, L को नीचे ले आओ और उधर G को इस तरफ ले जाओ, and now H1 माइनस H2 अपॉन L दिस इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या आ जाएगा अभी यहाँ से tan थीटा इक्वल टू A अपॉन G। ठीक है भी। तो सेम रिजल्ट जो हमने पहले निकाला था अभी, तो वो रिजल्ट यहाँ से आ गया। तो जो भी हमने करा है अब तक उसके बेसिस पे आप ये सब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर सकते हो भी, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है इसकी, तो इसके भी आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो अप टू 14 तक कर सकते हो भी। ठीक है, तो अगले क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे भी। तो फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है।